नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले कोरोना की बात। दुनिया में इस समय 1 करोड़ से ज़्यादा कोरोना से संक्रमित लोग हो चुके हैं। 1 करोड़ 2 लाख, और जो मृत्यु भी हैं वो भी 500,000 जिसको बोलते हैं का आंकड़ा पार कर गई है। 5,04,000 लोग की मृत्यु कोरोना से अब तक हो चुकी है। इंडिया में भी ये बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है। हमारे यहाँ इस समय के जो आंकड़े हैं 5,49,197, और कल जो नए संक्रमित की फिगर आई है वो 19,620 है, थोड़ा सा 200-500 कम ऑल टाइम हाई से। डेथ कल कम हुई है 384। टोटल डेथ अभी तक 16,487 हुई है हिंदुस्तान में। एक्टिव केसेस में हम लोग इस समय फिर से दुनिया के नंबर 4 पे बने हुए हैं। 2,10,936 केसेस इस समय एक्टिव हैं। आज कुछ समाचार पत्रों में कुछ डिटेल इंटरव्यूज छपे हैं। उसमें एक डॉक्टर विश्वजीत हैं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे यहाँ रिसर्च करते हैं। उन्होंने और बाकी कुछ विशेषज्ञों ने और ऐसा कहा है कि ये आने वाले समय में, और जैसा लग भी रहा है कि ये और बढ़ने की तरफ है। कोरोना जो है वो इस समय उसकी तादाद रोज बढ़ती जाएगी, क्योंकि टेस्ट अभी भी हमारे यहाँ पर्याप्त नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए वो रफ्तार नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये और बढ़ता जा रहा है। अब जो समय आएगा उसमें अगस्त महीने तक दुनिया का, जैसे इस समय पूरा ध्यान अमेरिका के ऊपर है कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन तब तक हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके होंगे कि दुनिया का फोकस बदलेगा और हिंदुस्तान के ऊपर फोकस हो जाएगा कि भाई यहाँ के संक्रमण को कैसे रोका जाए। जैसे अभी मैं समझने के लिए बता दूँ, आज आपको जब बात होती है तो आप मुंबई और दिल्ली की बात मुख्य रूप से करते हैं कि यहाँ पर संक्रमण बहुत तेज़ रफ्तार से फैल रहा है। तो ऑल इज़ नॉट वेल। घर में रहिए, जो जिससे हो सकता है, जो आपको राय मशवरा लोग दे रहे हैं, जिसको आपको अच्छा लगता है वो आप बात करते रहिए, काढ़ा पीते रहिए और खाना शुद्ध खाते रहिए। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लें। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की। उसके पहले मैं एक आपको बैकग्राउंड ज़रा बता देना चाह रहा हूँ। हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की 2 बड़ी पार्टियां रही। एक सीपीआई थी, जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले से चल रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और सन 64 में सीपीआई से बाहर निकल के उनके करीब, उनके जो मेन पॉलिट ब्यूरो या उनकी जो मुख्य कमेटी होती है उसके करीब 32 लोग बाहर निकले, और उन्होंने 1964 के जुलाई माह में तेनाली जो जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ एक अपना अलग सम्मेलन किया, और वहाँ से भूमिका बनने लगी कि अब सीपीआई के 2 फाड़ हो जाएंगे। एक सीपीआई कहलाएगा और एक सीपीआईएम कहलाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। हम लोग उसको आम बोलचाल की भाषा में अब सीपीएम कहते हैं। और सीपीआई जो था वो रशिया का जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन बोला जाता था, सीपीएसयू, और चीन की पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बोला जाता था, सीपीसी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई थी वो रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी की लाइन को टो कर रही थी, और जो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट थी वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की लाइन को टो कर रही थी। और ये समझ लीजिए 62 का युद्ध हो चुका था, हिंदुस्तान युद्ध हार चुका था, लेकिन जब तेनाली में ये सभा होती है जुलाई 1964 में, तो वहाँ जो सबसे बड़ी फोटो उस मंच पे लगी थी वो मौत से तुंग की लगी थी। मैं इसको इस रेफरेंस में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब सारी चीजें विचारधाराएं की हैं। उस समय आज़ाद हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि किसी ने सीपीआई या सीपीएम को उस समय देशद्रोही कहा हो। आज ये कहा जाने लगा है कि वो क्या टुकड़े टुकड़े गैंग और जेएनयू और इस तरह की बातें पिछले 5-6 साल में शुरू हुई हैं, लेकिन सीपीआई या सीपीएम की देशभक्ति या उस पर कभी किसी ने उंगली उठाई हो ये मुझे नहीं याद। ये ज़रूर है कि लोग ये ज़रूर कहते थे कि जब चीन में बारिश होती है तो सीपीएम के नेता यहाँ पे अपना छाता खोल लेते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में ये भी याद रखना है कि उन्होंने करीब करीब 3 दशक तक राज किया, स्टेट गवर्नमेंट चलाई, और वेस्ट बंगाल में उनका एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार थी। तो ये बिल्कुल गैर वाजिब बात है कि उनको मैं कहूँ कि वो चाइना परस्त हैं। विचारधाराओं की बात है, वो मार्क्सिस्ट की विचारधारा है, लेनिन की विचारधारा है, अलग अलग बात है। अभी क्या हो गया है कि ये विचारधाराएं लोग नहीं, मतलब या तो समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, आप फिर से समझिए, एक गांधी की विचारधारा है। गांधी की विचारधारा केवल हमारे देश तक सीमित नहीं है। जैसे कम्युनिज्म की विचारधारा कहीं पे भी हुई हो, लेकिन वो उस देश रशिया या चीन तक सीमित नहीं थी, पूरी दुनिया में फैली कम्युनिज्म। उसी तरह से गांधी की विचारधारा, भाई साउथ अफ्रीका क्या हुआ,
साउथ अफ्रीका का पूरा आंदोलन ही गांधी से प्रभावित है। मार्टिन लूथर क्या हुए? मार्टिन लूथर किंग जो अश्वेतों के अगेंस्ट अमेरिका में लड़े, तो उन्होंने गांधी के ही मूल मंत्र से, गांधी के ही अस्त्र शस्त्र के साथ उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। अभी तिब्बत क्या कर रहा है? तिब्बत का जो पूरा आंदोलन है वो गांधी जी के ही सत्य, अहिंसा, इन सब पे अपनी बातें कर रहा है। तो ये विचारधाराएं हैं। अब अगर कोई किसी विचारधारा को सब्सक्राइब करे और उसको आप ब्रांड करने लगे कि वो देशद्रोही देशद्रोही देशद्रोही, ये मैं इस रेफरेंस से कह रहा था मन की बात में आने के से पहले कि एक बाढ़ आ गई है। पिछले अगर आप 10-5 दिनों में देखें तो हमारी जो मुख्य मतलब इस समय सरकार की पार्टी भाजपा है, उसके सारे नेता और उसके सारे जो पदाधिकारी हैं और उसके जो सारे मंत्री हैं वो एक ही बात पे लग गए हैं। उनको चीन से ज़्यादा ये प्रूव करना ज़रूरी हो रहा है कि आज हिंदुस्तान की विपक्ष की पार्टी जो है वो देशद्रोही है, और उनको ये प्रूव करना बार बार कि ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सब लोग चीन के साथ उनकी दोस्ती है, चीन के साथ उनकी दोस्ती है। मन की बात में एक जो बहुत ही ग्लेयरिंग चीज़ थी जो मुझे नहीं समझ में आई कि अच्छा, प्रधानमंत्री की स्पीच है, मन की बात तो लिखी हुई स्पीच होती है, वो तो एक्सटेम्पोर वैसे भी नहीं होती है। उसमें उन्होंने चीन का नाम पूरी स्पीच में कहीं नहीं लिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार 15 जून की घटना जिसमें गलवान वैली में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद तीसरी बार इस तरह के मंच पे आ रहे थे। 17 जून को वो चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में आए थे, फिर 19 जून को वो अपोजिशन के जब लीडर्स से उन्होंने बात की थी तब आए थे, और कल फिर संडे को उन्होंने 28 जून को मन की बात है। इसमें उन्होंने पूरे अपने संबोधन में चीन का उन्होंने घुमा फिरा के कहा कि भाई अगर हमारी तरफ कोई आंख उठाएगा तो हम उसको ठीक कर देंगे, और जैसे हम सब सतर्क रहते हैं, और बार बार हमसे पड़ोसी और इन सब की बात कर रहे थे। लेकिन वो चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे थे? ये कोई स्ट्रैटेजी है या क्या है, नहीं मालूम। और मैं ये इस रेफरेंस से कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान के अगेंस्ट आप ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी या पुलवामा किया था, तो पाकिस्तान 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 बार बार नाम लिया जा रहा था, और आप नाम ले रहे थे और आप बता रहे थे कैसे घर में घुस के मारेंगे। आज चीन के प्रति ये नरमी क्यों है? क्योंकि जैसे आप पूछ रहे हैं ना सवाल, पूरी भाजपा पूछ रही है कि भाई ये अपोजिशन वाले या इन लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो उनका एक डेलीगेशन वहाँ गया था, उस डेलीगेशन का तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो उसी तरह से देश को भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्यों इतने नर्म हैं चीन के प्रति। मैं इसमें एक छोटी सी क्लिप आप देख लीजिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और लंदन में ये बात कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने कैसे कहा था पाकिस्तान के बारे में सर्जिकल स्ट्राइक का, ये जरा देख लीजिए। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। हमारे जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात को, कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दे। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया। और हमारी नेकदिली देखिए। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले, पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ।
हम सुबह 11 बजे से उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, फोन पर आने से डरते थे, आ नहीं रहे थे। एक बात और हो रही है, प्रसार भारती है। प्रसार भारती जो सरकारी एजेंसी है और हमारे देश की एक बहुत पुरानी संस्था है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो समाचार एकत्र करती है और अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पे वो समाचार भेजा जाता है। और जैसे आपने आजकल टीवी पे देखा होगा, टीवी पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर एएनआई है, ये सब न्यूज़ एजेंसीज हैं और ये अलग अलग जगह जाके, क्योंकि सारी जगहों पे सारे पत्रकार, सारे पेपर्स के पत्रकार नहीं हो सकते हैं, सारे वो नहीं हो सकते, तो इसलिए ये लोग न्यूज़ एकत्र करते हैं और इनको अपने अपने जो मतलब जो इनको फीड, जिसको इसको ये फीड कर रहे हैं उनको ये देते हैं। पीटीआई करीब 400 पेपर और मीडिया हाउसेस को ये फीड देता है, उसमें प्रसार भारती भी है। अब प्रसार भारती ने एक बहुत ही सख्त लेटर पीटीआई को लिखा है और गलती क्या है पीटीआई की, ये सुन लीजिए। उन्होंने चीन के राजदूत जो हिंदुस्तान में हैं, सुन वाई डोंग, उनका इंटरव्यू लिया, छाप दिया। उसी तरह से उन्होंने साथ में बीजिंग में जो इंडिया के राजदूत हैं विक्रम मिस्त्री, उनका इंटरव्यू लेके वो भी अपनी न्यूज़ फीड में दे दिया। इसमें पीटीआई का ये वर्जन नहीं है, ये वर्जन चीन के राजदूत का है, ये वर्जन हिंदुस्तान के राजदूत का है। इस पूरे उसमें जो पीटीआई की ये बात जो ऐसा लगता है, क्योंकि प्रसार भारती इसमें लिख रही है कि आपने ये काम जो किया वो देशद्रोह जैसा काम किया है। अब इसमें कौन सी देशद्रोही वाली बात हो गई है भाई, ये तो विचार दोनों राजदूतों के हैं, ये कोई पीटीआई के विचार तो नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो एक ही चीज समझ में आती है कि दोनों राजदूतों ने, हिंदुस्तान के राजदूत ने भी और चीन के राजदूत ने भी, हमारे जो पीएम मोदी साहब का जो ऑफिशियल स्टैंड है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, उसको कंट्रडिक्ट किया है। चीन तो करेगा ही, चीन की तो बात नहीं, चीन तो करेगा ही, लेकिन हमारे राजदूत ने उसको कंट्रडिक्ट किया। और शायद ये बातें जो प्रसार भारती जो सरकारी एजेंसी है, अच्छा अब ये चलती कैसे है पीटीआई भाई, ये पैसा आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो पैसा देते हैं। इमरजेंसी के ज़माने में 75 से 77 के बीच इस तरह की बात इंदिरा गांधी ने भी की थी। उन्होंने इन सारों सब जो पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार, जितने थे उनका भी, जिसको कहते हैं, गला दबाया गया था। और सबसे आसान चीज़ क्या होती है कि इनके पेमेंट रोक दो, जो सर्विस ये दे चुके हैं उसके पेमेंट मत दो, पेमेंट नहीं दोगे तो आपके पास कोई चारा ही नहीं रह जाता है। और फिर उन्होंने एक समाचार नाम की, अगर आपको याद हो, एक सरकारी एजेंसी बनी थी। इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि पीटीआई को इस समय प्रसार भारती ने आगाह किया है कि आपने देशद्रोह का काम किया है। अब एक दो चीज़ें जरा ये समझ लें कि ये क्या मतलब, पीटीआई तो न्यूज़ एजेंसी है, कौन तय करेगा कि किसका इंटरव्यू होना है, ये कौन तय करेगा कि ये क्या छपेगा। भाई आपको अगर कोई कार्रवाई करनी है तो उस अखबार के अगेंस्ट कार्रवाई करिए जिसने ये छापा है, लेकिन पीटीआई के अगेंस्ट सूत्र जो है उसी पे अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो ये तो बियॉन्ड कॉम्प्रहेंशन है, ये समझ में नहीं आता है। एक बात आप और सुन रहे होंगे, राजीव गांधी फाउंडेशन, आप सुन रहे होंगे कि इसको पीएम रिलीफ फंड से पैसा आ गया और गलत हो गया, 2008 में आ गया। मैं 2-4 दिन पहले भी कहीं इस पे चर्चा कर रहा था टेलीविजन के ऊपर। अगर राजीव गांधी फंड, जो बीजेपी कहती है कि पीएम रिलीफ फंड से उसका 2008 या 2006 में या 2005 या 2006 में पैसा गया है, जो नियम के तहत उनके अनुसार नहीं जाना चाहिए था। राजीव गांधी फाउंडेशन में जो कांग्रेस के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये पैसा सुनामी जब आप आई थी उस समय का है और ये सारा पैसा उन्होंने उस सुनामी के राहत में खर्च किया था। कांग्रेस के लोग ये भी कहते हैं कि हमारी राजीव गांधी फाउंडेशन की टोटल जो लेखा जोखा है वो साइट पे है, ट्रांसपेरेंट है, इसको कोई भी देख सकता है। लेकिन इस समय, और वो 20 लाख रुपए है जैसा उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में ये अभी मुख्य मुद्दे से, मेरे ख्याल में ये कोई इशू ही नहीं है। अगर एक किसी समय ये गलती हुई है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से, तो जो भी दोषी है उसके अगेंस्ट, अगर ये नियम के अगेंस्ट हुआ है तो उसके अगेंस्ट विधिक कार्रवाई कीजिए, एफआईआर कराइए और उसको कंक्लूड करिए। लेकिन इस समय ज़्यादा बड़े इश्यूज जो देश में हैं, उन इश्यूज को अगर आप एड्रेस करेंगे तो शायद ज़्यादा बड़ा होगा। अब एक एजेंडा और है जो देश में चल रहा है और जिसको मोदी जी ने टच नहीं किया, जो भी कारण रहा हो, वो है हमारी इकॉनमी, और यह है कि चाइनीज़ जो सामान है उसको बायकॉट करने का। अब उस रेफरेंस में मैं आपको ये बता दूं कि अभी 2 दिन पहले चाइना का एक बड़ा बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उसने 75 करोड़ यूएस डॉलर, करीब 5700 करोड़ रुपए का एक लोन हिंदुस्तान को सैंक्शन किया है। इसके पहले भी वो करीब 3800 करोड़ का एक लोन दे चुका है मई महीने में।
तो ये थोड़ा हम लोगों को देश में जो सरकार है, मोदी जी हैं, इनको ये तय करना होगा कि क्या इस तरह के लोन जो चाइना से आ रहे हैं और जो कोविड से लड़ने के लिए आ रहे हैं उसको लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो रहा है। एक तरफ मन बनाया जा रहा है, एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करो, क्योंकि चाइना में अभी आया है कि पीएम केयर फंड में भी बहुत सी चाइनीज कंपनीज ने वो पैसा दिया है, और लोगों का ये कहना है कि नैतिकता के हिसाब से अगर हम चाइनीज गुड्स को बाइकआउट की बात कर रहे हैं तो वो पैसा उनको वापस कर देना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग चीज, अब दो लास्ट में करते करते एक इंटरेस्टिंग चीज जिसको कहते हैं फूड फॉर थॉट। हमारे बाबा रामदेव जो स्वदेशी के पर्यायवाची हैं, जो बात बताते हैं कि कैसे कैसे स्वदेशी का ही उपयोग करना चाहिए, ये फोटो एक आप देख लीजिए। ये 15 दिसंबर 2018 में चीन के प्रांत हेबई में बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड और नैनडेग इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बीच एक करार MOU हुआ, जिसके अनुसार इन लोग साथ साथ काम करेंगे, मतलब औषधि बनाएंगे, ये सब करेंगे। और इसके लिए चीन की कंपनी यहाँ नहीं आई थी। बाबा रामदेव और बालकृष्ण जी कई बार चीन गए थे, उन्होंने ये MOU साइन कर लिया था। हमको और आपको स्वदेशी कौन है और कितना है ये भी ज़रा समझना पड़ेगा। लास्ट में जो मन की बात की एक बात बता दूं, मोदी जी ने उसमें और भी बताया। उन्होंने कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि उनको गुट्टा जैसे लूडो खेलिए, सांप सीढ़ी खेलिए, और इसमें काफ़ी मिनट 3-4 मिनट इस पे बात करते रहे। उन्होंने बताया कि गुट्टा या गट्टा होता है कि 5, और उन्होंने डिटेल उसके बताया कि 5 होता है, कैसे उठाओ, हवा में उछालो, मतलब उन्होंने उस डिटेल किया। भाई या तो मेरी एज ऐसी हो गई है या मैं आउट ऑफ सिंक हूँ। प्रधानमंत्री मन की बात जब देश में चीन आपकी सीमा के ऊपर खटखटा रहा है, जब कोविड से आप लड़ रहे हैं, उस समय आपको ये बताए कि कैसे गुट्टे खेले जाते हैं और कैसे टाइम बिताइए लॉकडाउन में और कैसे लूडो खेलिए और सांप सीढ़ी खेलिए, जरा मेरे गले ये बात नहीं उतरती। मुझे ये इससे मैं कोई बहुत प्रभावित नहीं हुआ, इससे मैं कोई इंस्पायर नहीं हुआ, कम से कम मैं। अंतिम बात, और ये मैं कहना इसलिए ज़रूरी समझ रहा हूँ कि क्योंकि ये मैं अपना नैतिक दायित्व समझ रहा हूँ। सहरसा जिले के कुंदन कुमार गलवान वैली में शहीद होते हैं, देश के सिपाही, देश के जवान हैं। उनका पार्थिव शरीर बिहार में उनके गांव लाया जाता है, जहां पे उनका अंतिम संस्कार होता है। बिहार सरकार के कुछ बड़े अधिकारी, बड़े नेता लोग भी उसमें शामिल होते हैं। वहां तंबू कनात जनरेटर लगाया जाता है, और दूसरे दिन तंबू कनात का उनके पिता निमिंद्र यादव जो हैं, उनको 81,000 रुपये का एक बिल थमा दिया जाता है कि अब आप ये पेमेंट कर दीजिए। हालांकि बाद में ये आया है कि नहीं, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला था, लेकिन हमारा समाज और हमारा व्यवस्था और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा सारा कुछ इन शहीदों को कितनी सीरियसली लेते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से इस पे अपनी बात कहें और मुझे रिएक्शन भी भेजेंगे तो मुझे भी समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।